हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित शर्मा और आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वॉरेन बफेट के बारे में। ओके, वी ऑल नो हु इज़ वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट इज़ रिगार्डेड एज द गॉडफादर ऑफ इन्वेस्टिंग। ओके, आई मीन हिज वे ऑफ वर्किंग, हिज स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, the way he has lived his life is extraordinary. Okay, so what we will discuss in this video is how he has lived his life, what were his achievements in his lifespan, and at what age he has achieved that. This has led to his extraordinary rise from a middle class boy to one of the richest man in the world. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वॉरेन बफेट का लाइफ स्पैन, his style of investing और his net worth. We will also talk about his philanthropic activities that he has done और जिस वजह से बहुत ज़्यादा जो है praise and appreciation उनको in the field of investing और in the field of corporate world मिला है in US and all over the world. So we will discuss about that in this video. So first of all, let's get onto his lifespan, what he has done. Okay, so 13 साल की उम्र में at the age of 13 he bought his first stock. Okay, he invested in a company and he invested at the age of 13. Can you believe that? In India, in other Asian country, you won't see at the age of 13 कि people इतनी ज़्यादा curious हों investing या field of finance के बारे में. But at the age of 30 he invested. It was his first investment at the age of 13. And also 13 साल की उम्र में उसने अपनी पहली ITR भरी थी वॉरेन बफेट ने. कैन यू इमेजिन, 13 साल की उम्र में बंदा पहला ITR भर रहा है, पहला स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है. ओके, नॉट मच अमाउंट, थिंक लाइक इट वॉज कोटिंग एट $19-20. सो ही सेव्ड ऑल दोज मनी. और वो पैसा उसने कैसे सेव किया? बाय द टाइम ही वॉज 13 ही हैड सेविंग्स ऑफ अराउंड $1,000 और समथिंग. हाउ इट हैज़ हैपन, कोक कैंस होती थी जो पड़ी रहती थी और ये ही यूज्ड टू एक्यूमुलेट दैट एंड उनको सेल करता था जा करके. और वो जो सेविंग्स होती थी ही वुड इन्वेस्ट दैट मनी इनटू समथिंग. ओके, ही डिड, वो उसने पेपर तक बेचे साइकिल पे जा करके अपार्टमेंट्स में, कॉलोनीज़ में. ओके, इन US. सो by all these activities he started saving his money and started investing. तो वॉरेन बफेट ने बेसिकली 23 साल की उम्र तक अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी. ओके, एंड इन बिटवीन इस 23 से 25 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, उन्होंने शादी कर ली थी. अब शादी कर ली थी, उनके पास अपनी सेविंग्स थी, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके अच्छा खासा पैसा बना लिया था. एंड ही वॉज वर्किंग विद ऑफ कोर्स हिज मेंटर, जिसको वो अपना मेंटर मानते हैं, जो उनको कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पे मिले थे, जिनका नाम था बेंजामिन ग्राहम. तो और उनकी भी एक बुक है इन्वेस्टिंग के बारे में जो कि अच्छी खासी पॉपुलर है, बेंजामिन ग्राहम की. वो भी आप जाके देख सकते हैं अमेज़ॉन पर, इन पर बहुत ईजीली एंड रेडिली अवेलेबल है. ओके, तो बेन ग्राहम की जो बुक है उसको उन्होंने बोला है इट इज़ रिगार्डेड एज द बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग एंड यू शुड गो अहेड एंड सी इट. सो 23 से 25 साल की उम्र में उन्होंने अपना सारा जो भी था एजुकेशन वगैरह निपटा लिया, मैरिज कर ली, शादी कर ली. एट द एज ऑफ 28, ओके, हियर एट द एज ऑफ 28 ही बॉट हिज फर्स्ट हाउस. फॉर हाउ मच? अराउंड $31,500. 28 साल की उम्र में उन्होंने $32,000 का अपना घर खरीदा. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वो मैं आगे जाके बताऊंगा इस घर के बारे में आपको. तो $32,000 का उन्होंने घर खरीदा अपना 28 साल की उम्र में. तो उन्होंने अपनी शादी कर ली. ओके, 28 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर ले लिया. नाउ कम्स द एज ऑफ 32. बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल, टिल द एज ऑफ 30, जब तक वो 30 साल के हुए, ही बिकेम अ मिलियनेयर. मिलियनेयर किसको कहते हैं? यानी कि $10 लाख. अगर इसको रुपीस टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 7.2 करोड़ रुपीस उन्होंने कमा लिए थे
30 साल की उम्र में। 30 साल की उम्र में उनके पास 7 करोड़ रुपए की नेटवर्थ थी। ये उन्होंने कैसे बनाया था? उन्होंने बनाया था पार्टनरशिप्स खोल करके। उन्होंने मल्टीपल पार्टनरशिप्स ऑपरेट कर रहे थे, 7-8 पार्टनरशिप्स एक साथ। बाय द एज ऑफ 30 उनके पास काफ़ी सारी पार्टनरशिप्स हो गई, जो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, इनफैक्ट अपने वाइफ के पेरेंट्स को, जो कि उनके इन लॉज थे, उनको भी कन्विंस किया था कि अपने साथ इन्वेस्टिंग में, अपने पार्टनरशिप में पैसे लगाएं। और वो उन्होंने पैसा लगाया और उनको उन्होंने रिटर्न कमा के दिया, खुद भी रिटर्न कमाया। सो दिस वॉज हिज होल आइडिया कि उन्होंने कैपिटल, बिकॉज उनके पास तो कैपिटल अवेलेबल नहीं था इतना, तो उन्होंने रेज किया दूसरों से, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ ही बिकेम मिलियनर बाय द टाइम ही वॉज 30। सो एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी थी बाय द वे वॉरेन बफेट के बारे में। कहते हैं वॉरेन बफेट जो उनके सामने पड़ोसी रहते थे, उनके पास वो गए, ठीक है। वो पड़ोसी बेसिकली ग्रोसरी शॉप चलाते थे। तो उन्होंने जाके उनसे पूछा कि क्या आप मुझे $10,000 दोगे इन्वेस्टिंग के लिए? मुझे लगता है मैं पैसा बना के दे सकता हूँ आपको काफ़ी। तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताऊँगा। जो बंदा था उसने कहा मैं पूछ के बताऊँगा अपनी वाइफ से और फिर मैं आपको सुबह तक जवाब देता हूँ। तो जब वो बंदा गया और उसने वाइफ से पूछा रात में कि वो जो सामने बंदा रहता है, क्या उसे $10,000 देनी चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए? तो उसकी वाइफ ने कहा तुम $10,000 ऐसे बंदे को देना चाहते हो जो सुबह से शाम घर पे रहता है और उसकी बीवी उसके घर पे साथ ही रहती है और वो कहीं काम पे नहीं जाता, सुबह से शाम घर पे बैठा रहता है, फ़ोन कॉल मिलाता रहता है और न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है। ऐसे बंदे को आप $10,000 देना चाहो? तो उस बंदे ने $10,000 नहीं लगाए। वो जो बंदा था जो ग्रोसरी शॉप चलाता था, बाद में जब उसका इंटरव्यू लिया गया, वो कहा आई रियली रिपेंट माई दैट डिसीजन। अगर उसने वो $10,000 आज लगाए होते तो आई डोंट नो इन हाउ मेनी मिलियंस ही वुड बी अर्निंग। अराउंड 200-250 मिलियन का कोई अंदाज़ा था कि उनके पास $200-250 मिलियन होते अगर उन्होंने वो $10,000 इन्वेस्ट किए होते वॉरेन बफेट के साथ एट द एज व्हेन ही वाज जस्ट 28-30। ओके, सो बाय द टाइम ही वाज 30 ही बिकेम अ मिलियनर एंड उनके पास अच्छी खासी नेटवर्थ थी। एट द एज ऑफ 32 what he did is he wound up all of his partnership। उन्होंने अपनी सारी पार्टनरशिप्स को वाइंड अप कर दिया और उन सारी पार्टनरशिप्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ सिंगल कंपनी बाय बाइंग अ सिंगल कंपनी विच इज़ नोन एज करंटली एज बर्कशायर हैथवे। बर्कशायर हैथवे, ओके। और ये नाम छुपा हुआ नहीं है। बर्कशायर हैथवे को उन्होंने 32 साल की उम्र में ख़रीदा। Okay, he was 1929 born, so he bought it at 1929 or 1930 he is born and he bought it at the age of 32, so he bought it in 1962, जो कि आज की टाइम में अराउंड 60 साल उस कंपनी को चलते हुए हो गए हैं, ठीक है। तो 60 साल पहले उन्होंने ये कंपनी को ख़रीदा। जब उन्होंने ख़रीदा इट वॉज अ टेक्सटाइल मिल, ठीक है। एक टेक्सटाइल मिल थी, कोई खास प्रॉफिट कर नहीं रही थी और उसको बेच दिया। बर्कशायर हैथवे की टेक्सटाइल मिल का जो बिज़नेस था ही सोल्ड इट। और जो कैश फ्लो आ रहा था उनका दूसरे बिजनेस से, उन्होंने क्या किया कि उसको जो भी बिज़नेस, बेसिकली उनकी एक थ्योरी रही है पूरे उसमें प्लान में कि जो भी बिज़नेस वर्कआउट नहीं कर रहे हैं उनको सेल आउट करते जाओ। जो भी अगर प्रॉफिट्स नहीं हो रहा उनको सेल आउट करो, वहाँ से जो भी पैसा बच रहा है आप अच्छे बिजनेसेस में लगाओ जो कि कैश काउ हैं, जो कैश ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इन्होंने जब 32 की एज में बर्कशायर को ख़रीदा, इन्होंने तब से ही एनुअल लेटर लिखना शुरू किया। एनुअल लेटर्स, और ये आज तक टिल टुडे ये हर साल एनुअल जनरल मीटिंग पे लेटर लिखते हैं, ठीक है। और ये जो लेटर्स दे आर रिगार्डेड एज द ट्रेजर ऑफ इन्वेस्टिंग नॉलेज। उनको मतलब बाइबल कहा जाता है। कंसिस्ट ऑफ एवरी काइंड ऑफ नॉलेज विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस, हाउ टू टैकल बिजनेस, पीपल एंड मैनेजमेंट, एवरीथिंग। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जरूर जा करके वो पढ़ें। berkshirehethway.com पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। 32 की एज में उन्होंने कंपनी ख़रीदी, फिर उन्होंने उसको धीरे धीरे ग्रो किया। उन्होंने कई सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया, लाइक ABC न्यूज़, वॉशिंगटन पोस्ट, ही बॉट सीज कैंडी, ही बॉट गायको इंश्योरेंस। सबसे बड़ा उनका ब्रेक थ्रू था गायको इंश्योरेंस, ओके। गायको बेसिकली वो क्या था, एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी थी जो कि उन्होंने पूरी परचेज़ कर ली।
नाउ कम्स द मेन पॉइंट। जब उन्होंने गायको इंश्योरेंस कंपनी को ख़रीदा तो उस इंश्योरेंस कंपनी से उनको क्या मिलता था? इंश्योरेंस का बिजनेस क्या होता है कि आप लोगों से कुछ प्रीमियम कलेक्ट करते हैं और उनको इंश्योरेंस देते हैं कि इन केस एनी मिसहैपनिंग विल टेक प्लेस वी विल पे यू। ओके, तो वो मिसहैपनिंग होगी नहीं होगी क्या पता होता है आपको? साल भर बाद 2 साल बाद होगी नहीं होगी, ठीक है। और होता है तो उसका कुछ परसेंटेज होता है, ठीक। पूरा इंश्योरेंस बिजनेस उस पर ही टिका हुआ होता है कि चलो ठीक है 1% चांसेस आर कि ऐसे मिसहैपनिंग्स हो जाए, या 10% चांस है तो हम इतना प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। इवन इन केस अगर वो मिसहैपनिंग्स होती है तो वी विल एंड अप इन प्रॉफिट बिकॉज वी आर चार्जिंग हायर प्रीमियम्स। ओके, सो ये पूरा इंश्योरेंस बिजनेस पे बेस्ड होता है। तो जब उनके पास प्रीमियम्स आने लगा, बेसिकली उनको एक कैश फ्लो मिल गया, कैश काउ मिल गई गायको इंश्योरेंस के रूप में, और उन्होंने उसको यूज़ किया फॉर द पर्पज़ ऑफ शोकेसिंग हिज टैलेंट ऑफ इन्वेस्टिंग। वो कैश फ्लो से इन्वेस्ट करने लग गए दूसरी कंपनीज में, IBM एंड अदर लाइक वॉशिंगटन पोस्ट, सीज कैंडी और जिलेट, और फॉर दैट मैटर जो भी बड़ी बड़ी कंपनी। अभी तो उनका स्टेक एप्पल में है अच्छा खासा, 4-5% का स्टेक एप्पल में भी है। तो इस तरीके से वो अपनी इन्वेस्टिंग करने लगे एंड उस प्रीमियम से अच्छा खासा रिटर्न कमाने लगे। एंड इट इज़ सेड कि उनका जो CAGR रिटर्न पिछले 60 साल से रहा है वो रहा है अराउंड 20% पर एनम। 60 साल 20% पर एनम रिटर्न हर साल कमा के देना इज़ नो जोक। ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं होता है, नामुमकिन चीज़ होती है इन्वेस्टिंग की फील्ड में कि आप 20% सालाना रिटर्न ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस 60 सालों तक कमा के दिखा दो। तो ये वॉरेन बफेट ने किया एंड दैट्स व्हाई इज रिगार्डेड एज द गॉडफादर ऑफ इन्वेस्टिंग। एंड पूरा इन्वेस्टिंग का वर्ल्ड उन्होंने बदल के रख दिया अपनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग स्टाइल से। सो दिस वॉज इट। एट द एज ऑफ 58 ही बिकेम अ बिलियनियर। और एक कंपनी 58 साल की उम्र में जाके वो बिलियनियर बने। ऑफ कोर्स बिल गेट्स जो कि 25-26 की उम्र में बिलियनियर बन गए थे, या फिर मार्क ज़करबर्ग जो अपनी 20s में बिलियनियर बन गए, या फिर काफ़ी सारे बिलियनियर्स थे। उनके कंपैरिजन में काफ़ी लेट वॉरेन बफेट बिलियनियर बने बिकॉज वो इन्वेस्टिंग में बिलीव करते थे। इन्वेस्टिंग के रिटर्न स्लो आते हैं, ठीक है। वो चाहते तो ट्रेडिंग कर सकते थे, उस पैसे से ही कुड हैव मेड क्विक मनी, बट इट वॉज नॉट हिज स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। इट वॉज नॉट दैट Ben Graham has taught him. Okay, so what he decided, he thought he will go with the rule of investing. At the age of 58 he became billionaire, and the most prominent part of that $1 billion that he has made, जो उन्होंने 1 बिलियन कमाया, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिस कंपनी ने प्ले किया वो थी कोका कोला। 85 से 90s के बीच में जब एक रिसेशन आया था यूएस में फॉर सम रीज़न, वियतनाम वॉर और समथिंग लाइक दैट, उस वजह से एक रिसेशन यूएस में आया था। तो उस कारण से स्टॉक मार्केट बहुत डाउन हुआ था। कोका कोला का शेयर $1 पे बिक रहा था, सिर्फ $1 पे। और वॉरेन बफेट ने 6 महीने तक डेली बेसिस पे लाखों कोका कोला के शेयर खरीदे, और ख़रीद के उन्होंने आई डोंट नो हाउ मच मिलियंस दे बॉट। और वो मिलियन जो उन्होंने बॉट किए उस लेवल पे, आफ्टर विद इन फ्यू ईयर्स ही एंडेड अप बिकमिंग अ बिलियनर एट द एज ऑफ 58। तो कोका कोला ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया बिकॉज कोका कोला उसके बाद इतना भागा कि ही बिकेम अ बिलियनर एंड हिज नेटवर्थ बिकम $1 बिलियन एट द एज ऑफ 58। तो सोचो आप जरा, ही इज़ 92 राइट नाउ, 58, उनको 1 बिलियन कमाने के लिए 58 ईयर्स लग गए, ठीक है। लेकिन जो आज उनकी नेटवर्थ है अराउंड $80-90 बिलियन, 58 से 92 से उन्होंने 30 साल के अंदर 90 गुना अपनी वेल्थ बढ़ा ली। ओके, तो ये कहा जाता है ना, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ अगर आप पैसा जोड़ना चाहते हो, बचाना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो लाइफ में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि जो शुरू का 1 करोड़ होता है ना यार, फर्स्ट 1 करोड़ सबसे मुश्किल बस यही होता है भाई। सबसे मुश्किल होता है 1 करोड़ कमाना। 1 करोड़ के बाद आपको 100 करोड़ पहुँचने में हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 3 साल में ही हो जाए, हो सकता है अगले साल भी हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, योर रिस्क एपेटाइट। एंड नाउ लेट्स कम टू हिज स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। देखिए वॉरेन बफेट के स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बिल्कुल सिंपल है। इट इज़ सिंपल बट नॉट ईजी। ओके, देयर इज अ डिफरेंस।
वो सिंपल है बट ईजी नहीं है। सिंपल इन द सेंस कि उनका मानना है कि इन्वेस्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा डाल के 10 साल के लिए नहीं भूल सकते तो आपको शेयर बाज़ार में नहीं होना चाहिए, ये उनके कहने का मतलब है। ठीक है, उनके आप जो भी रिटर्न दिए, वो अभी तक कोका कोला होल्ड करते हैं। कैन यू इमेजिन? ही स्टिल होल्ड्स कोका कोला, ही हैवेंट सोल्ड अ सिंगल शेयर ऑफ कोका कोला टिल नाउ। एक भी शेयर उन्होंने कोका कोला का नहीं बेचा, और जो डिविडेंड आया वो उन्होंने री इन्वेस्ट किया। दिस इज़ द लेवल ऑफ फेथ, ट्रस्ट एज वेल एज पेशेंस दैट दिस गाय हैज़ ऑन द कंपनी। सो दिस लेवल ऑफ ट्रस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपको होना चाहिए कि नहीं, मैं कंपनी में लगा रहा हूँ, मुझे मैनेजमेंट पे इन पे भरोसा है एंड ये कंपनी विल ग्रो एंड डू वंडर्स इन फ्यूचर, सो आई विल जस्ट इन्वेस्ट, दैट इज़ इट। हाँ ठीक है, उनका स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए लेगा। आपको यार 10 साल के लिए कौन पैसा लगाएगा? 10 साल वेट करना, इट डजंट मेक एनी सेंस, यू नो, यू वुड से सो। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप ज़मीन खरीदोगे, कोई और एसेट क्लासेस में जाते हैं, लेट्स गो इनटू सम अदर एसेट क्लासेस, देयर आर 3-4 एसेट क्लासेस लाइक इक्विटीज़, कमोडिटीज़, रियल एस्टेट एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इफ़ यू गो इनटू रियल एस्टेट, ओके, रियल एस्टेट में जाओगे, आपने एक ब्रोकर से ज़मीन खरीदी, ठीक है, ज़मीन खरीदी आपने 50 लाख की, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना था, आपने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो आप काफ़ी रिसर्च करते हो, रिसर्च किया भैया इसका ज़मीन का वो कितना है ना, आसपास लोकेशन कैसी है, कौन से प्लांट्स या कुछ मार्केट कोई आने वाला है, आप पूरा सर्वे करते हो उसका। बट आपको शेयर खरीदना होता है, आप मुंह उठा के आ जाते हो, शेयर खरीद लेते हो। आपको लेना देना नहीं है रिसर्च से, कि पूरी मैं एक रिसर्च करूँ और उसके बाद जाके इन्वेस्ट करूँ, तो वो एक आप वहीं गलत हो जाते हो। दूसरी चीज़, जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या आप ब्रोकर को अगले दिन कॉल करके पूछते हो कि भैया मेरी ज़मीन का भाव बढ़ा क्या? आपने 50 लाख लगाया, आप उससे पूछते हो क्या मैं 51 लाख में बेच दूँ, बिक जाएगी क्या अभी? और ब्रोकर बोलता है हाँ बेच दो सर, बिक जाएगी 51। ऐसा नहीं होता ना। सेम इज़ द केस विद इक्विटी। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, इट इज़ एन एसेट क्लास, और ये कैपिटल मार्केट है, इनकम मार्केट नहीं है। लोग क्यों इसको सोचते हैं कि यहाँ से इनकम आ जाएगी, मैं 50 लाख लगा दूंगा तो मैं महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा लूँ, ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ अलग हो गई, ट्रेडिंग एफ&ओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो इन्वेस्टिंग इज़ लॉन्ग टर्म, ओके, इट इज़ मेड फॉर कि हाँ भैया मुझे फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा, मुझे टाइम देना पड़ेगा, समय लगता है। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वो फैक्ट्रीज़ हैं, उसके प्लांट्स हैं, वो उसमें मैन्युफैक्चर करेगी, फिर मैन्युफैक्चर आइटम्स को सोल्ड आउट करेगी मार्केट में, और फिर पैसा कमाएगी, और फिर जाके वो पैसा आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन। दैट्स व्हाट इन्वेस्टिंग इज़। व्हाई पीपल कन्फ्यूज इन्वेस्टिंग विद ट्रेडिंग कि 6 महीने में बन जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ये खरीद लो डबल हो जाएगा। दैट्स नॉट इन्वेस्टिंग। सो वॉरेन बफेट ने रियली अपना स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग जो बताया, ही इज़ रिगार्डेड एज द मेन, you know, the person who is spearheading the field of investing and explaining to the world that what investing is. और जो और लोग जो आपको बताते रहते हैं इन्वेस्टिंग के नाम पे, आपको 1-2 साल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होते। आप जैसे अपने बच्चे के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो 18 साल तक करते हो ना, ये थोड़ी 4 साल में इन्वेस्ट करके हाँ ठीक है अब तू चल ले, अब कमा, मुझे कमा के दे, रिटर्न दे, ऐसे नहीं होता है। तो वहाँ 18 साल दे रहे हो तो उसको बच्चे जैसे ही समझो आप किसी भी कंपनी को, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, जस्ट गिव इट टाइम, ओके। सो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, व्हाट वाज हिज मेन पॉइंट्स, मैं आपको पॉइंट्स लिख के बता देता हूँ। इन्वेस्ट फॉर 10 years, ओके। सेकेंड पॉइंट, डोंट invest in things you don't know. Circle of competence. What that circle of competence is, जैसे कि उनको लगता था कि जो भी बिजनेसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि कोका कोला एक रिटेल सेक्टर का बिजनेस है, जिलेट एक रिटेल सेक्टर का, वॉशिंगटन पोस्ट जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेचे जाते हैं, ठीक है, सीज कैंडी बिजनेस हो गया,
furniture, Nebraska Furniture Mart he bought. Okay, he bought some other companies as well. So जो कि directly related to consumers हैं. So his style of investing is about B2C. Okay, business to customer. Direct जो customer को जो माल बिक रहा है और वहाँ से पैसा कैश फ्लो आ रहा है. So don't invest in things you don't know. जो आपको चीज़ें पता नहीं है कि वो बिजनेस नहीं है. जैसे कि उनके पास ऑफर आया था कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में पैसा लगा रहा है, बट माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने मीटिंग की वॉरेन बफेट के साथ और ही कन्विंस्ड कि आपको लगाना चाहिए, मेरी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, बट ही नेवर इन्वेस्टेड बिकॉज उनको समझ में नहीं आता था माइक्रोसॉफ्ट पैसा कैसे कमाता है. माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बना रहा है तो सॉफ्टवेयर की ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, क्या वहाँ से पैसा बन सकता है, ये चीज़ें वॉरेन बफेट को समझ नहीं आती थी. उन्होंने कभी पैसा नहीं लगाया उसमें. उनको समझ आता था कोका कोला कोल्ड ड्रिंक बनाती है और वो बेचती है और वहाँ से पैसा आता है. सो जो कैश फ्लो का प्रेडिक्शन आप सही ढंग से नहीं कर सकते किसी बिजनेस का, तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. ये उनकी स्ट्रेटेजी और ये उनका बिजनेस स्टाइल था. व्हाट इज़ हिज नेटवर्थ राइट नाउ? भाई साहब तो उनकी नेटवर्थ बताया ना तो अराउंड $90 बिलियन के करीब उनकी नेटवर्थ है अभी. 90 बिलियन कितने होते हैं? 6,48,000 करोड़. ओके, 6,48,000 करोड़. मैंने एक राउंड फिगर लिया $90 बिलियन. वो मार्क टू मार्केट चेंज होता रहता है बिकॉज बर्कशायर हैथवे का शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट में. तो जैसे ही वो ऊपर होएगा तो ये बढ़ जाएगी, गिरता है तो वो नीचे हो जाएगी. ठीक है, तो मैंने एक राउंड फिगर लेके $90 बिलियन, 6,48,000 करोड़ की उनकी नेटवर्थ है. तो भाई साहब एक चीज़ मैं उनके थोड़ी कैरेक्टर के बारे में आपको और बता जाऊँ. ही वॉज अ डैम फ्रूगल गाय इन हिज लाइफ. ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रूगल थे वो अपनी लाइफ में. एक मैं उनका इंटरव्यू कुछ आई वॉज गोइंग थ्रू, मैंने बहुत ज़्यादा उनके बारे में आई डिग अबाउट हिम अ लॉट व्हेन आई वॉज 17-18. आई वॉज गोइंग थ्रू हिज वीडियोज़ एंड ऑल एवरीथिंग. तो एक उनके सन, उनके जो बेटे थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपने पापा से $5 मांगे थे जब मेरे को मैकडोनल्ड में बर्गर खाने के लिए जाना था डिनर के लिए रात में. तो मैंने $5 मांगे थे और उस वक्त वो फोर्ब्स रिच लिस्ट में थे, टॉप 10 रिच लिस्ट में थे वो उस वक्त. ठीक है, तो मैंने अपने पापा से $5 मांगे कि मुझे डिनर करना है रात में अपने फ्रेंड्स के साथ मैकडी में. तो उन्होंने मुझे $5 निकाल के दिए और कहा कि ठीक है बट ब्रिंग बैक द चेंज, खुले पैसे वापस ले आना. ठीक है, ये वो बंदा था जो कि दुनिया के 10 सबसे अमीर में शुमार है और $5 अपने बच्चे को दे रहा है तो बाकी के पैसे वापस लाने को कह रहा है. दिस इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग टीचिंग दैट यू कैन गिव टू योर किड्स और टू योर एनीवन अराउंड यू हु इज़ स्टिल अ किड, और जिसको आप समझाना चाहें लाइफ में. बहुत बड़ा एक लेसन लिया जा सकता है उनसे. एंड यही चीज़ उनकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिंग स्टाइल में ट्रांसफॉर्म हुई कि वो हमेशा से फ्रूगल रहे, फालतू का पैसा खर्च नहीं करते थे. कभी उन्होंने डिविडेंड उनकी कंपनी ने नहीं दिया. और इसी चीज़ में एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो ये कि जो 32 साल की उम्र में जो उन्होंने घर खरीदा $31,500 में, यानी कि अराउंड 23-24 लाख रुपए में, वो 23-24 लाख रुपए के घर में ही वो आज तक रहते हैं. ठीक है, उनके पास ये सारा पैसा आया बट उन्होंने कभी भी लेविशिंग लाइफस्टाइल पे खर्च नहीं किया. His life was a perpetual wealth building machine. Whatever he earned, he reinvested it for the purpose of making more money, and he just keep on doing that. और मैं एक बात आपको बता दूँ, until and unless ये आपका पैशन हो, आप इसको enjoy कर रहे हो, आप ये चीज़ कर ही नहीं पाओगे ज़िंदगी में. ठीक है, आपको मज़ा आना चाहिए, आपको पैशन होना चाहिए कि मुझे पैसा. उनको पैसा कमाने में ही मज़ा आता था, उनको वो उनका पैशन था. ऐसा नहीं था कि उनको कोई रेस थी या कुछ थी, उनको कोई बड़ा बनना था, ऐसा नहीं था. ही जस्ट यूज टू एंजॉय इट एंड लव इट, दैट इज़ इट. नाउ ये तो बात हो गई उनकी लाइफ स्पैन की, स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग और नेटवर्थ की. नाउ कम्स टू हिज फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़. उन्होंने जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ये फेमस हुआ था, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में अच्छा खासा अपनी वेल्थ का जो है अराउंड 90 और 99% इट इज़ सेड, आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ मच एग्जैक्टली, बट अराउंड 90-99% ही हैज़ डोनेटेड फॉर बिल एंड मेलिंडा गेट्स, कि वो आगे जा कर के उन पैसों से चैरिटी करेंगे इन वेरियस कंट्रीज़ इंक्लूडिंग US. ओके, सो क्या कहा जाए इस बंदे के बारे में यार, इसने सब कुछ कमाया और रखा कुछ नहीं.
जस्ट इमेजिन, खर्च भी नहीं किया, रखा भी नहीं और दान कर दिया। एज ऑफ नाउ दिस इज़ इट। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।